वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट नंबर 407। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, वहीं से जहां से छोड़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न चल रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 सेकंड है, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहले ही क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा आपका। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो गया है। अब गतिरोध की कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? बताइए, 4 में से नीचे ऑप्शन है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में, वित्त विधेयक मतलब फाइनेंशियल बिल को पारित करने की स्थिति में, या फिर धन विधेयक यानी मनी बिल को पारित करने की स्थिति में। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना, तीव्र गति से, थोड़ा जल्दी। तो देखिए, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है एक तो साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में, वित्त विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी, लेकिन धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 242424 बी। तो देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में संयुक्त बैठक बुला सकता है: साधारण विधेयक के मामले में, और वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल के मामले में। धन विधेयक और संविधान संशोधन की स्थिति में बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है या जा सकता है? देखिए, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, यदि एक सदन दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर देता है। एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा बिना पारित किए 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो जाए। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाने की परिस्थिति पहली वाली करेक्ट है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक की बात हो रही है इसमें। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा वो। यदि एक सदन दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से मना कर दे तब भी, और या फिर एक सदन द्वारा पारित कर दिया लेकिन दूसरा सदन उसको लटकाए रखा है। कब तक लटकाए रखा है? 1 वर्ष तक नहीं, 6 माह तक। 6 माह तक लटकाएगा, अवधि पूरी हो जाएगी तब बुलाएगा। संविधान संशोधन विधेयक मतलब संविधान के अनुसार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति। तो गलत है, यहाँ 6 महीने होगा, 6 माह होगा, 1 वर्ष नहीं होगा। पहला दूसरा करेक्ट है। थर्ड को एलिमिनेट करो जहाँ जहाँ थर्ड है। तो देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है: जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, यदि एक सदन दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर देता है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा बिना पारित किए मतलब 6 माह से ज़्यादा समय हो जाए, 1 वर्ष नहीं है, 6 माह से ज़्यादा समय हो जाए तब बुलाई जाती है। तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है इस बार? पहला स्टेटमेंट है, संसद की संयुक्त बैठक में कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभी तक केवल 1 बार ही बुलाई जा चुकी है। 1 बार बुलाई जा चुकी है, केवल बस 1 बार। देखिए, गलत है, 1 बार नहीं, 3 बार बुलाई जा चुकी है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन हमको असत्य ही ढूंढना है इसलिए कटेगा नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या था? संसद की संयुक्त बैठक में कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं होगा। गलत है, ये पहले भी बता चुका हूँ इसको। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम 1/6 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1/10।
तो पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, तीसरा वाला भी गलत हो गया, सारे के सारे गलत हो गए। तो कौन सा असत्य है? डी, सारे के सारे असत्य हैं ये। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे गलत हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें। संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो माना जाता है कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, ना कि 2/3 बहुमत द्वारा। गलत। अब संसद की संयुक्त बैठक का कोरम या गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होता, ना कि 1/10 भाग होता, ना कि 1/6 भाग। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। यूपीएससी पूछेगा स्टेटमेंट बनाकर, स्टेट पीसीएस सीधा पूछ लेगा, या दूसरे एग्जाम कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार बुलाई जा चुकी है। पहली दहेज प्रथा विधेयक के मामले में सबसे पहले बार बुलाई गई, दूसरा बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक के मामले में, और तीसरी बार आतंकवाद निवारण विधेयक के मामले में। पोटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जाएगी, और राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाएगी, राज्यसभा के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाएगी? बताइए। देखिए, चूंकि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य तो हो नहीं सकता, होता नहीं है, इसलिए ये तो करेगा नहीं। अब राष्ट्रपति भी नहीं करेंगे, वो तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं ना, स्पीकर का काम होता है, या फिर स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का काम हो जाए, लेकिन दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं वो। अब कौन करेगा? अब अध्यक्षता करेगा राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। अगर ये भी नहीं होगा तो कौन करेगा? तब जो है राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा। ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य करेगा। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है, और उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि वह सदन के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता ना वो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, और एक वर्ष समिति, कौन सी समिति? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। बिल्कुल, एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है। गलत एक। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि बजट शब्द का। वार्षिक वित्त विवरण को ही साधारण बोलचाल में बजट कहते हैं। वर्ष 1921 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्त विवरण यानी बजट को भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और संघीय बजट की तैयारी और सदन में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत तो आता है, लेकिन संघीय बजट की तैयारी और सदन में पेश करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये केवल एक करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो देखिए, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किंतु संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है, ना कि राजस्व विभाग।
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से काम चलेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 112 में उपबंध है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में हर साल प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद, या फिर विनियोग विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, मतलब पहले। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में हर साल आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ये पीसीएस में कई बार पूछा है सवाल सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। लोकसभा को यह शक्ति है कि किसी मांग को अनुमति दे दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। लोकसभा में अनुदान की मांग पर ना तो चर्चा होती है और ना ही मतदान, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर ना तो चर्चा होती है और ना ही मतदान, और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कौन सा करेक्ट है, इसमें सही ढूंढना अपने को। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान दोनों होता है। लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी मांग को अनुमति दे या फिर इस पर अनुमति रोक ले। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा वाला करेक्ट है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। कटेगा थर्ड वाला स्टेटमेंट। काटिए कहाँ पर है, एक ही कटेगा बस। 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर सी। तो देखिए भाई, संविधान के अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा की गई है। अनुदान की मांग पर चर्चा राज्यसभा में की जाती है, किंतु अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति राज्यसभा को नहीं है। बाकी लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है और मतदान भी होता है मतलब। और लोकसभा को यह शक्ति है कि किसी मांग को अनुमति दे दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। और संविधान के अनुच्छेद 113 के 3 में उपबंध है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोकसभा में मतदान होता है किंतु राज्यसभा में नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं है। चौथा स्टेटमेंट है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है। इसमें पहला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा करेक्ट है और चौथा वाला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को ना बढ़ाने की शक्ति है ना घटाने की शक्ति है, गलत है स्टेटमेंट दूसरा। और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोकसभा में मतदान होता है किंतु राज्यसभा में नहीं। ये पहला वाला भी गलत है, केवल 3 और 4 सही हैं। तो देखिए, उपरोक्त में से कथन 1 और 2 गलत है, क्योंकि वार्षिक वित्त विवरण यानी बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात संसद के दोनों सदनों में जो है साधारण चर्चा तो होती है। इसके पश्चात भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को छोड़कर व्यय के अन्य अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखे जाते हैं। और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाता। ध्यान दीजिएगा, केवल संसद में इस पर चर्चा होती है, इसलिए संसद में भारित व्यय में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकती संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ना कोई कर को आरोपित कर सकती है और ना ही किसी कर में वृद्धि कर सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दशा में क्या होगा, बताइए।
देखिए, जब आप वार्षिक बजट ही प्रस्तुत नहीं कर सकते, पारित नहीं कर सकते, तो त्यागपत्र दे दो ना भैया। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? तो क्या होगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देगा। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, वहाँ जांच होगी, या संघ वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा। पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी इसमें, तो प्रधानमंत्री सहित बजट में संशोधन करके दोबारा पेश किया जाएगा, कुछ नहीं। तो देखिए, वार्षिक संघीय बजट का लोकसभा द्वारा पारित नहीं होने का अर्थ है कि लोकसभा में सरकार ने बहुमत खो दिया है, और ऐसी स्थिति में आप त्यागपत्र दे दो और निकल जाओ। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे ना अपने, ये था पार्ट नंबर 5। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, और संसद की आंतरिक व्यवस्था ख़त्म। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी सिविल सेवा, आप इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को गलत तो नहीं करोगे, कम से कम अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो एक लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।